सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से सी यू ई टी पी जी का पेपर आता है। देखो, सी यू टी पी जी का पेपर पैटर्न तुम्हें पता होगा कि भैया इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं, वो कि जनरल होते हैं, यानी कि सारे स्टूडेंट के लिए लगभग सेम क्वेश्चन होते हैं। प्लस उसके साथ 75 जो है वो क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट बेस आते हैं। ठीक है, जो 75 क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, सब्जेक्ट पे आधारित आते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमम सही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे डी हो गई, बी एच यू हो गई, जे एन यू हो गई, है ना, बी एच यू इसके अंदर है, जे एन यू इसके अंदर है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है अच्छी खासी, वो सब की सब सी यू ई टी के थ्रू ही अपना एडमिशन लेती है पी जी एग्ज़ाम के लिए। तो सी यू ई टी पी जी का जो पैटर्न है वो लगभग हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है कि 25 क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे, और सेक्शन ए सबका एक जैसा रहता है, सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए तो हर स्टूडेंट का सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से तुम्हें पेपर दिखेगा है। मार्किंग आपको पता है कि किस तरीके से मार्किंग आपको मिलेगी। सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क यहाँ पे डिड्यूस कर दिया जाएगा। तो बी केयरफुल व्हेन यू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो जनरल स्टडी की क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, है ना। आप देखो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है तुम्हारा सी यू ई टी का। पार्ट ए के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। हम इस लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे लेके आऊँगा जहाँ पे तुम्हें सिखाऊंगा कि पार्ट ए को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पार्ट ए में को टोटल जो है 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 के 25 में से अगर आप 20 भी सही कर लेते हैं तो आपके ब्राइट चांसेस है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बच्चों। तो देखो यार किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस रीजनिंग, है ना, रीजनिंग पूछी जाती है, प्लस मैथ्स पूछी जाती है। ठीक है, और 1 या 2 क्वेश्चन जीएस के भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी करंट अफेयर ठीक है, आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत जनरल होता है। बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश के लिए मैं प्रेफर करूँगा, देखो अरिहंत की एक बुक आती है, या सिंपली कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए जहाँ पे आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है। बेसिकली ग्रामर पे ही क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ऊपर ऊपर से आते हैं। अगर आपने इंग्लिश नॉवल वगैरह पढ़ते हो तो ये तब भी ये क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। ठीक है, वैसे भी पढ़ने की हैबिट आपकी होनी चाहिए, ये तुम्हें ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करती है। देखने से ज़्यादा हमारी जो हैबिट होनी चाहिए वो चीज़ों को पढ़ने की होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस बुक इज देन एनी आई हैव रेड, यानी कि ये किताब जो है सबसे अच्छी है जो कि अभी तक मैंने पढ़ी है, यही मतलब बन रहा है इस सेंटेंस का। तो आप मच इंटरेस्टिंग लगा सकते हो, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, या मोर इंटरेस्टिंग। देखो, या तो एलिमिनेट कर लो ऑप्शन, मोर इंटरेस्टेड तो हो नहीं सकता। मोस्ट इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग देन एनी आई हैव, है ना, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। या कि दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, है ना, मोस्ट या मोर में आपको ढूंढना है या मच में ढूंढना है। देखो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा सी कि दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, ये बुक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि अभी तक मैंने पढ़ी हुई है। मोस्ट का मतलब ऐसा हो जाता है कि यही इंटरेस्टिंग है, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। मोर मतलब ज़्यादा। ठीक है, मच, टू मच टाइप का भी नहीं यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वन मस्ट पुट देयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आदमी को अपना बेस्ट यहाँ पे देना चाहिए ताकि वो अपनी सक्सेस अचीव कर पाए। तो हिज नहीं होता है, इस तरीके से सेंटेंस में क्या आता है, देयर आता है। ओके, फिर क्वेश्चन आ रखा है कि भाई दे थिंक दे, ये तो बहुत इजी है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, तो डू आएगा। आई थिंक दे डू नॉट नो मी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि सी इज़ टू वीक टू रन, है ना। तो ठीक से आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के ही। कुछ मैं खास इंग्लिश तो मैं यहाँ पे सिखा नहीं पाऊँगा, जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर आता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, स्टूडेंट शुड ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, तो जो क्वेश्चन तुमसे हो जा रहे हैं उन्हीं को करो, जो नहीं हो पा रहे हैं उनको लीव कर सकते हो। फिर है कि ही सेड दैट ही डू नॉट रिमेंबर सीइंग मी फॉर एवर, तो टफ है, छोड़ सकते थे इसको, है ना। वी वेर आस्क टू राइट अवर आंसर इन इंक। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को रेफ़र करते हो तो उसमें, है ना, जैसे पेंसिल इंक से लिखना है तो इन रेफ़र करता है वहाँ पे। फिर है दिस मैटर इज एंटायरली बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यू एंड मी ही हमेशा आता है। फिर देखो, एडिक्शन
ऑफ एनी काइंड इज हार्मफुल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में देखो, द नोटिस सेड दैट द मीटिंग वुड, होने वाली है ना, हुई तो नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, वुड बिगन एट 9:30 AM। फिर देखो, अब ये आ गया हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। तो ये तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ पढ़ के ही समझ में आएंगे। क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो या मेरे यूट्यूब चैनल पे आके डेली डेली देखते रहो, तो बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, डेली डेली मैं एक क्वेश्चन पेपर तुम्हें 25 का यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। देखो फिर क्या कह रहा है, चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग। जैसे है ना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वैसे ही आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये आपस में क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है, तो आपको ग्रेसफुल का क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो ग्रेसफुल का एंटोनिम क्या होता है, अवेकवर्ड होता है, यानी कि किसी को गंदा फील कराना, है ना। ग्रेसफुल का मतलब अच्छा होता है, तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन किसी के लिए लाना। तो ये हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, सिनोनिम है या एंटोनिम है। तो फिर से थोड़ा बहुत समझ आनी चाहिए बात है। ये तो अगर आपकी मैथ्स है, हम मैथ्स बैकग्राउंड के है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं कि विच नंबर विल कम इन द ब्लैंक। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पैटर्न है, वो देखो। जैसे 6 - 1 5 होता है। ठीक है, फिर 7 आ जा रहा है, फिर यहाँ पे 9 आ जा रहा है, देख रहे हो, तो बढ़ते जा रहे हैं। फिर 11 आ जाएगा, तो 11 के बाद क्या आता है, 13 आएगा, तो 3 3 6, 3 और एक 4, 46 यहाँ पे आ जाना चाहिए। बहुत इजी है ना, पैटर्न ढूंढना होता है आपको इस ऐसे क्वेश्चंस में। देखो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। व्हेन अनुज सॉ मनीष, है ना, अनुज है, उसने किसको देखा, मनीष को देखा। व्हेन अनुज सॉ मनीष, इसने इसको देखा है। देखो, ही रिकॉल्ड ही इज सन ऑफ, ये जो मनीष है वो सन है। ठीक है, किसका, मनीष इज सन। ठीक है, सन ऑफ द फादर, सन ऑफ, ठीक है, क्या है, देखो, ही इज सन ऑफ द फादर, ही इज सन ऑफ द फादर, यानी कि ये जो सन है किसी का फादर है पक्का। ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ फादर, मतलब ये जो है, ये मनीष जिसका सन है वो किसी का फादर है। ठीक है, ही इज सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर, यानी कि जो इसकी जो बेटी है ना, इसकी जो बेटी है उसका फादर, किसका भी फादर है, मनीष का भी फादर है। ही सेड्स, ठीक है, मनीष, ही रिकॉल ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर, तो है ना, तो जो मनीष है और जो ये है, दोनों इसके बेटे हैं। तो आपसे पूछ रहा है हु इज़ मनीष, तो मनीष जो है भाई अनुज के साथ कैसा रिलेशन रखता है। तो इसने कहा ही इज़ द सन ऑफ फादर ऑफ, ही इज सन ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर, यानी कि आपको इसके बीच में, अच्छा, मनीष और अनुज के बीच में रिलेशन ढूंढना है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। तो जो मनीष है भैया वो क्या है, ही इज़ द सन ही सन ऑफ द फादर, ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर, जो इसकी डॉटर है अनुज की, है ना, उसका जो फादर है। ऐसा कैसे हो सकता है, व्हेन अनुज सॉ मनीष ही रिकॉल ही इज़ सन ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर, यानी कि जो अनुज है, अनुज की जो डॉटर है, ठीक है, अनुज की जो डॉटर है, तो अनुज ने मनीष को देखा, मनीष से और क्या कहा, ही इज सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर, फादर ऑफ माई डॉटर, यानी कि जो इसका सन है। तो इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है ना, तो ये कजिन का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका फादर है ना वो, ठीक है, तो ये दोनों एक ही ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं, तो ये कजिन होंगे दोनों, अनुज और मनीष। ठीक भाई, तो इस तरीके से तुम्हें बनाना है ना। इसके पैटर्न्स होते हैं तो ब्लड रिलेशन बनाने के, पर उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, है ना। बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आराम से लगाते, एसएससी की तैयारी कर रहे होते तो लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फादर टेल हिज सन, एक फादर है, उसने अपने सन को कहा, ठीक है, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, मान लो इसकी जो एज है वो एक्स है, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वेर बॉर्न, यानी कि जब पैदा हुआ, मान लो ये कितने भी साल पुराने पैदा हुआ होगा, ठीक है, जो आज इसकी एज है ना, बच्चे की जो एज है, यही कह रहे हैं ना, आई वॉज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू बॉर्न, जब भी बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो बाप था,
उसका जो फादर था वो उसकी एज जो थी वो सन के एज के बराबर थी जो सन की आज है। इफ़ फादर इज़ 36 नाउ, है ना, जो सन है यानी कि जो फादर है उसकी एज तुम्हें दे रखी है यहाँ पे कि भाई फादर की जो एज है वो कितनी दे रखी है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 दे रखी है। तो देखो 36 अगर फादर की एज है, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय 5 ईयर बैक, है ना, 5 साल पहले जो बच्चा था वो कितने साल का रहा होगा ये पूछ रहा है। अब तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे। अ फादर टेल हिज सन आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू बॉर्न। तो मान लो जो बच्चा है उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो जो अब हमें नाउ हाउ ओल्ड वॉज द बॉय 5 ईयर बैक, तो 5 साल पहले हमें किसकी एज बतानी है, बच्चे की जो एज बतानी है वो करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू बॉर्न, तो मान लो हम इसकी एज को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जो फादर है जब ये बॉर्न हुआ होगा, है ना, तो फादर की एज 36 माइनस एक्स होगी, है ना, क्योंकि उस वक्त जो 36 माइनस एक्स है वो किसके बराबर होगा, पर 36 माइनस एक्स एक्स के बराबर है, ऐसे ही तो कह रहा है भाई। 36 अगर जो बच्चा है उसकी एज एक्स है, फादर की जो एज होगी, है ना, अभी एक्स है बच्चे की एज, तो फादर की एज जब बच्चा इससे कितने साल पहले 36 माइनस एक्स होगी, ठीक है। तो जो बच्चा पैदा हुआ और 36 माइनस एक्स किसके बराबर है, जो बच्चे की अभी की एज है एक्स के बराबर है। तो यहाँ से 36 इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 तो 18 साल का है बच्चा। तो 5 घटा तो 18 में से 5 तो शायद 13 होता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर। देखो या तो काउंट कर लो या इसके तरीके भी होते हैं, ठीक है, जो रीजनिंग वगैरह पढ़ाते हैं वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, या हम काउंट भी कर सकते हैं भाई स्क्वायर कितने बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये स्क्वायर बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 3 3 6 स्क्वायर बनेंगे। अब देखो एक बड़ा स्क्वायर है ये 7, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर देखो कितने बन सकते हैं। देखो ऐसे तो स्क्वायर बनेगा नहीं 2 का, ठीक है ना, ऐसे स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर हमेशा 4 का ही बनेगा, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 10 बड़ा वाला 10 और एक 11 ये हो गया, ठीक है। ऐसे काउंट कर सकते हैं बहुत बड़ा 12, ठीक है। अब देखो ऐसे ही 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 14 स्क्वायर बनेंगे। तो इससे ज़्यादा स्क्वायर तो मुझे बनते हुए नज़र आएंगे नहीं इसमें से, ठीक है। तो 14 स्क्वायर बन रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ द बेनिगेंटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है काइंडनेस, है ना, जो तो इसका मतलब क्या होता है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। काइंडनेस होता है, ठीक है। तो आपको इसमें से ढूंढना है, तो आई थिंक यही ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द डक्टाइल। तो डक्टाइल का ब्रिटल होता है, यू नो, ठीक है। ये तो बचपन से मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो बच्चे, सभी पढ़ते हैं इसको। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कट नो आइस। तो एक मुहावरा है ना, एडम फ्रेज दे रखे हैं, तो इसका मतलब होता है किसी के बहकावे में नहीं आना, हैव नो इन्फ्लुएंस। फिर क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें से आपको पेयर जो है वो सेलेक्ट करना है कि कौन से पेयर आपस में सेम है। तो दिया हुआ है कि हॉर्स को राइड करते हैं तो कार को क्या करते हैं हम ड्राइव करते हैं, तो सेम रिलेशन है दोनों का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनमें से जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। तो है ना, बॉडमास रूल लगाते हैं इसमें। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 5049 को 196 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बेसिक डिवाइडेशन दे रखा है, फिर -6 करना है। तो या तो इसको डिवाइड करके देख लो, अगर ये डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली आई थिंक हो जाना चाहिए, ऐसा नंबर हमें गिवन होगा पक्का। या सॉल्व भी कर सकते हैं बचपन में जैसे हम करते हैं कि भाई एलसीएम लेके वगैरह वगैरह करके। तो डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा आपको, ठीक है। डिवाइड करने में आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो है ना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। अगर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं तो ठीक है ना। या मैं एक काम करता हूँ कि भाई 5009 है ना। अब देखो यहाँ पे दिया कैसे है, वही डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो पक्का हमें पहले या तो एलसीएम ले लो फिर सॉल्व करो, और में से 24-25 आ रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है। 24-25 जो भी आंसर आ रहा है तुम्हें वो मिल जा रहा होगा यहाँ पे। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करोगे तो उन सब का तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर। देखो इसके रूल्स भी होते हैं डायरेक्ट करने के, है ना, जैसे जीपी एपी करके भी सॉल्व कर सकते हो उसको, बट नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के सॉल्व कर लेना। वैसे जीपी बनेगी वो जीपी से सम ऑफ एन नंबर, नहीं सॉरी एपी बनेगी तो एपी का सम ऑफ एन नंबर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो छोड़ सकते हैं इसको, है ना, ज़्यादा टफ लग रहा है तो, बट बहुत आसान है, ठीक है। हमें सीरीज पता है, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमें पता है। तो ए पता है हमें, एन पता है हमें, सम ऑफ एन टर्म 50 टर्म का सम निकालना है तो बहुत आसानी से ए पी लगा सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ 15% ऑफ 34 रुपीज़। तो 34 का 15% निकालना है तो 15/100 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, ये 20 हो गया, 12 और 3 3 जा 9, एक 10, ओके अपॉन 20, तो ये पॉइंट हो गया। तो शायद 5 पॉइंट समथिंग आ जा रहा होगा, ये ख़त्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सिंपल मैथ्स है तो सिंपल मैथ्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, ठीक है। सैम परचेज 20 डोजन ऑफ टॉयज़ एट द रेट ऑफ पर डोजन, यानी कि 20 डोजन खरीदे, कितने 375 रुपये पर दर्जन के हिसाब से। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ, ही सोल्ड ईच ऑफ देम, उसने हर एक कितने बेचे 33 में। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट, तो टोटल जो उसने खरीदे इंटू 20 डोजन में तो मल्टीप्लाई कर देना इनको, तो जो भी आएगा 0, 5 2 10, कैरी 1 14, एक 15 की कैरी 1, 6 1 7, इतने रुपए में उसने ख़रीदा, यानी कि 7500 में उसने ख़रीदा और बेचा कितना 33। 12 डोजन का मतलब 12 × 20, ठीक है, 240 किलो है उसके पास। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 33 को 240 से तो तुम्हें पता है, ठीक है, 33 × 240 करोगे तो ये 7920 आ रहा है। तो यानी कि माइनस कर दो इसको 75 100 में से, इसको 0 2 5 4 420 अपॉन इतना इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट पता चल जाएगा तुम्हें कितना परसेंट आया, ठीक है। निकाल दो 25 चौको 100, 25 या 75 300, तो बहुत आसान है ना। तो कितना आ रहा है, कुछ तो आंसर मिल ही जाएगा, 64 आई थिंक 65 के आसपास आ रहा होगा, 6.5 आ रहा होगा, है ना। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे निकालते हैं ना प्रॉफिट, है ना, कि भैया 420 रुपये का 420 का प्रॉफिट हुआ, तो 420 जो है वो 7500 का कितना परसेंट है, तो 75 × 100 कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इफ़ 2A = 3B = 4C, तो A/B/C निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, A है ना, ये रिलेशन निकाल दो, 2A = 3B है तो A/B = 3/2 आ गया, ठीक, और A/C = 4/2 आ जाएगा, ऐसे यानी कि 1/2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हम A/B निकालें और फिर B ऐसे ही B/C निकालें, ठीक है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो C/B भी निकल जाएगा, तो हमें रेशियो पता चल जाएगा। या इन तीनों का एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा ये, आई थिंक 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 6 4 3 आ जाएगा ये, ठीक है। सबसे आसान तरीका तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री, देखो ये एक जीएस का क्वेश्चन आया है, तो कौन से कंट्री में बनाया था, तो ये तो बहुत जनरल का क्वेश्चन है, उसी टाइम पे जब पढ़ा होगा, ठीक है। आई थिंक नेपाल या भूटान में से कहीं बना रहा था इंडिया।
तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, जिस वक्त पे इस साल जो करंट में न्यूज होगी वो आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन पेपर इजी आता है, आराम से 20 नंबर सही कर सकते हो इसमें, ठीक है। नहीं पता चल रहा है तो डेली मैं एक एक प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेना चैनल पे। और कैसा लगा तुम्हें, हेल्पफुल रहा ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हमारा जो न्यू बैच है, ठीक है, IIT जैम का लिए 24 के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो तुम IIT जैम 24 का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर 24 IIT जैम का बैच ज्वाइन कर लिया हो, ठीक है, बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी है 48,000 में, 1 ईयर की वैलिडिटी है, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। CUET का बैच है हमारा केवल और केवल 1900 का, और ये पूरा जब तक CUET का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हमारा बैच कैरी होगा। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में